नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की उस सबसे खौफनाक दास्तान को सुनाने जा रहा हूं, जिसने मुझे अंधविश्वास और हकीकत के बीच की उस महीन रेखा को दिखाया, जिसे पार करने की हिम्मत शायद ही कोई करना चाहेगा। यह कहानी मेरे परिवार और एक ऐसे साए की है, जिसने हमारी हंसती खेलती दुनिया को श्मशान बना दिया था। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी 12वीं की परीक्षा देकर गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से गांव आया हुआ था। मेरा बुआ का गांव शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसा एक शांत और खूबसूरत इलाका था। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और महुआ के बाग और गांव के बीचों बीच बहती एक छोटी सी नदी। मेरा कजिन भाई लकी मेरा हमउम्र ही था। हम दोनों में दोस्ती से भी गहरा रिश्ता था। बचपन से ही हमारी छुट्टियां एक दूसरे के साथ ही गुजरती थीं। लकी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। 6 बेटियों के बाद जब उसका जन्म हुआ था तो पूरे घर में जैसे दिवाली मन गई थी। मीना बुआ और फूफा जी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। वह घर का चिराग था, पूरे खानदान की आंखों का तारा। मैं जब गांव पहुंचा तो होली का त्योहार बीते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन गांव की हवा में अब भी होली का रंग नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर घुला हुआ था। लोग दबी दबी जुबान में बातें करते, औरतें शाम ढलने से पहले ही अपने बच्चों को घरों में बंद कर लेती और रात होते ही पूरा गांव एक अनकहे सन्नाटे में डूब जाता था। मैंने लकी से इस बारे में पूछा, लकी क्या बात है यार, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मातम छाया हुआ है। लकी ने एक गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंकित तू अभी आया है ना, तुझे नहीं पता, होली के दिन से ही गांव पर एक मनहूस साया मंडरा रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, मनहूस साया? कैसा साया? उसने मुझे बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली सुनीता चाची के साथ होली के दिन कुछ बहुत बुरा हुआ था। सुनीता चाची, जो हमेशा हंसती बोलती मिलनसार औरत थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। लकी ने बताया, होली के दिन जब सब लोग रंग खेल रहे थे, तब किसी ने अपनी कोई प्रेत बाधा का उतारा करके एक चौराहे पर रख दिया था और ना जाने कैसे गलती से सुनीता चाची का पैर उस पर पड़ गया। बस उसी दिन से वो वैसी नहीं रही। मेरे लिए यह सब सुनना किसी पुरानी कहानी जैसा था। मैं शहर का लड़का इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने हंसकर कहा, क्या यार लकी, तू भी इन गांव वालों की बातों में आ गया? उतारा पुतारा कुछ नहीं होता। हो सकता है चाची को कोई सदमा लगा हो या उनकी तबीयत ठीक ना हो। लकी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिंता थी। बोला, काश अंकित ये बस मेरी या गांव वालों की बातें होती। तूने अभी उन्हें देखा नहीं है। चल छत पर चल, तुझे दिखाता हूं। हम दोनों छत पर चले गए। हमारी छत से सुनीता चाची का घर और आंगन साफ दिखाई देता था। लकी ने इशारे से उनके घर की तरफ दिखाया। मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे अंदर तक एक सिहरन दौड़ गई। सुनीता चाची अपने आंगन में एक जगह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचैले थे और उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। वो बस एक तक सामने दीवार को घूरे जा रही थी। तभी अचानक उन्होंने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। वो चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों में जो कुछ औरतें बाहर काम कर रही थीं, वो डरकर फौरन अंदर भाग गईं। चीखने के बाद वो उठी और पास में रखी होली की बची हुई लाल गुलाल की एक पोटली उठाकर उसे अपने पूरे चेहरे और शरीर पर मलने लगी। कुछ ही पलों में वो सिर से पांव तक लाल हो गई, जैसे खून से सनी हो। ये सब करके वो जोर जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं बल्कि दर्द और पागलपन था। यह दृश्य देखकर मेरा शहरी दिमाग और मेरी सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। मैंने ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम चुपचाप नीचे आ गए। शाम को जब मीना बुआ घर आईं तो उन्होंने हमें देखते ही पहली हिदायत दी, देखो तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। उस सुनीता के घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है, ना उसकी छत की तरफ जाना है और ना ही उससे बात करने की कोशिश करनी है। उसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। वो अच्छी औरत नहीं रही अब। बुआ की आंखों में अपने इकलौते बेटे लकी के लिए एक गहरा डर साफ झलक रहा था। वो उसे किसी भी बुरी नजर से बचाकर रखना चाहती थी। फूफा जी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैंने बुआ को समझाने की कोशिश की, बुआ आप लोग खामा ख्वाह डर रहे हैं, हो सकता है
उनकी मानसिक हालत ठीक ना हो। हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरी बात सुनकर बुआ भड़क गई, बोली, चुप कर तू, शहर में रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये डॉक्टरी का मामला नहीं है, ये ऊपरी हवा का चक्कर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे दीवारों पर उलटा चलते हुए। वो रात रात भर जागकर रोती है और कभी कभी जानवरों की आवाज में बातें करती है। तुम दोनों बस उससे दूर रहोगे, समझे? उस दिन के बाद मैंने और लकी ने इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं की। मैं मन ही मन सोचता कि गांव के लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं। एक बेचारी बीमार औरत को चुड़ैल समझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सुनीता चाची का वो लाल रंग में सना हुआ चेहरा और उनकी वो भयानक हंसी मेरे दिमाग में घर कर गई थी। दिन बीतते जा रहे थे। मैं गांव के माहौल में रमने लगा था। हम दिन भर क्रिकेट खेलते, नदी में नहाते और रात को चौपाल पर बैठकर गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनते। लेकिन हर दिन एक ना एक बार सुनीता चाची की कोई अजीब हरकत की खबर कानों में पढ़ी जाती थी। कभी पता चलता कि उन्होंने अपने ही पति पर हमला कर दिया, तो कभी खबर आती कि वो आधी रात को घर से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई थी, जिन्हें गांव वाले बड़ी मुश्किल से पकड़कर वापस लाए। उनका खौफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उनके घर के आसपास का इलाका वीरान रहने लगा था। लोग उस गली से गुजरने में भी डरते थे। उनके घर के ठीक सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि अब उस पर उसी चुड़ैल का वास हो गया है जो सुनीता चाची के शरीर में है। मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। मुझे लगता था कि यह सब सामूहिक हिस्टीरिया, मैस हिस्टीरिया का मामला है, जहां एक के डर को देखकर बाकी सब भी डरने लगते हैं। लकी भी मेरी बातों से थोड़ा बहुत सहमत होता, लेकिन उसके मन में गांव की कहानियों का डर बैठा हुआ था। वह अपनी मां की बात मानता और सुनीता चाची के घर की तरफ देखने से भी कतराता था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंगत फैली हुई थी, एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस शाम जो हुआ वो आने वाले भयानक तूफान की पहली दस्तक थी, एक ऐसी दस्तक जिसे हम उस वक्त समझ नहीं पाए। उस शाम लकी ने अपनी मां की सारी चेतावनियों को, गांव के सारे खौफ को और मेरी सारी दलीलों को ताक पर रखकर एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन उस वक्त हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे। हम नहीं जानते थे कि वो साया, जिसे हम सुनीता चाची के आंगन तक ही सीमित समझ रहे थे, अब अपनी हदें पार करके हमारे घर की दहलीज पर दस्तक देने वाला था। उस मनहूस शाम की याद आज भी मेरे जहन में ताजा है। सूरज डूब रहा था और दिन भर की गर्मी के बाद हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। मीना बुआ किसी काम से बाजार गई हुई थी और फूफा जी चौपाल पर गांव के बाकी लोगों के साथ बैठे थे। घर पर मैं और लकी अकेले थे। जाने से पहले बुआ एक बार फिर हमें चेता कर गई थी, मेरी बात गांठ बांध लो, उस औरत की परछाई से भी दूर रहना। जब तक मैं ना आऊं, घर का दरवाजा अंदर से बंद रखना। हम दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया था। उनके जाने के बाद मैं अंदर के कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ने लगा और लकी आंगन में टहल रहा था। कुछ देर बाद उमस से परेशान होकर लकी बोला, यार अंकित, बड़ी गर्मी है, मैं छत पर जा रहा हूं, थोड़ी हवा लगेगी। मैंने किताब से नजर हटाए बिना ही कह दिया, ठीक है, पर ध्यान रखना। मेरा मतलब बस इतना था कि कहीं किनारे पर ना जाए या फिसल ना जाए। मेरे दिमाग के किसी भी कोने में यह ख्याल नहीं आया कि खतरा नीचे जमीन पर नहीं, बल्कि पड़ोस की छत पर उसका इंतजार कर रहा है। लकी छत पर चला गया। मैं अपनी किताब में खोया रहा। करीब आधा घंटा गुजर गया होगा। अचानक मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे घर में हवा भारी हो गई हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। मेरे कान में एक अनजानी सी भिन भिनाहट होने लगी। मैंने किताब बंद की और लकी को आवाज दी, लकी, ओए लकी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज दी, लकी कहाँ है? जब दूसरी बार भी कोई जवाब नहीं मिला तो मेरा माथा ठनका। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर पैदा हो रहा था। मैं दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। छत पर जो मंजर था उसे देखकर मेरी सांस गले में ही अटक गई। लकी छत के उस कोने में खड़ा था जो सुनीता चाची के घर की छत से बिल्कुल सटा हुआ था। वह पत्थर की मूर्ति की तरह बिना हिले डुले सामने देख रहा था और सामने अपनी छत पर सुनीता चाची खड़ी थी। आज उन्होंने एक गहरी लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उनके बाल खुले थे और हवा में उड़ रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, लेकिन उनकी आंखें सीधे लकी पर गड़ी हुई थी।
उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई कुछ बोल रहा था, न कोई इशारा कर रहा था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कोई अनकही बातचीत चल रही हो। सुनीता चाची के होंठ हल्के से हिले, जैसे वो कुछ फुसफुसा रही हों, लेकिन उनकी आवाज हवा में खो गई। लकी बस मंत्रमुग्ध सा खड़ा उन्हें देखे जा रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि एक पल के लिए मैं भी अपनी जगह पर जम गया। फिर हिम्मत जुटाकर मैं चिल्लाया, लकी नीचे चल। मेरी आवाज सुनकर लकी थोड़ा चौंका, लेकिन उसने अपनी नजरें सुनीता चाची से नहीं हटाई। सुनीता चाची ने एक पल के लिए अपनी नजरें घुमाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में जो भाव था उसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो नफरत नहीं थी, गुस्सा नहीं था, वो कुछ और ही था। वो एक खालीपन था, एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। फिर उन्होंने अपनी नजरें वापस लकी पर टिका दी और बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुड़ी और अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उनके जाते ही जैसे लकी का शरीर जागा। वह बुरी तरह कांपने लगा और वहीं छत पर बैठ गया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे झिंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? तू ठीक है? क्या कह रही थी वो तुझसे? लकी ने अपनी डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने बस इतना कहा, वो मुझे बुला रही थी। बुला रही थी? क्या मतलब? क्या कहा उसने? मैंने घबराकर पूछा। पता नहीं, वह फुसफुसाया। आवाज नहीं थी, बस ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिमाग में बोल रही हो। कह रही थी, आजा मेरे पास, तू मेरा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और हम नीचे आ गए। लकी बहुत डरा हुआ था। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं यह बात बुआ को नहीं बताऊंगा। मैं मान गया, क्योंकि मैं भी उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा, शायद लकी बस डर गया है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। पर मैं कितना गलत था। वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस रात जब हम सोने लेटे तो लकी का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। वह नींद में बड़बड़ा रहा था, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। कभी वो चीखता, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा, तो कभी फुसफुसाता, लाल रंग, सब कुछ लाल है। बुआ और फूफा जी रात भर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते रहे। उनकी आंखों में जो बेबसी और डर था, उसे देखकर मेरा दिल कांप रहा था। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। उसने दवाइयां दी, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन और 2 रातें लकी उसी हाल में रहा। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसका बड़बड़ाना बढ़ता जा रहा था। इन 2 दिनों में मैंने घर में एक अजीब सी भारीपन महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर वक्त हम पर नजर रखे हुए है। रात को आंगन से किसी के चलने की आहट आती, लेकिन बाहर जाकर देखने पर कोई नहीं होता था। कभी कभी मुझे सुनीता चाची की वो भयानक हंसी सुनाई देती, जो हवा में तैरती हुई हमारे घर तक आ जाती थी। मेरा जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बचा था, वह अब पूरी तरह टूट चुका था। मैं समझ गया था कि यह कोई दिमागी बीमारी या अंधविश्वास नहीं है। यह कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक। तीसरे दिन सुबह लकी का बुखार अचानक उतर गया, जैसे कभी था ही नहीं। हम सब ने चैन की सांस ली। बुआ ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। लकी उठा और बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगा। उसने सबसे अच्छे से बात की, नाश्ता किया। हमें लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन असली बुरा सपना तो अब शुरू होने वाला था। बुखार उतरने के बाद जो लकी हमारे सामने था, वो मेरा भाई, मेरा दोस्त लकी नहीं था। उसकी हंसी मजाक करने की आदत गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों की वो चमक, वो शरारत कहीं खो गई थी। अब वह ज्यादातर चुप रहता, गुमसुम सा। उसकी नजरें खाली रहती, जैसे वो यहां होते हुए भी कहीं और हो। सबसे बड़ा बदलाव उसके स्वभाव में आया था। जो लकी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। वह चिड़चिड़ा हो गया था। बुआ अगर उसे कुछ खाने को कहती तो वो थाली फेंक देता। फूफा जी अगर उसे प्यार से कुछ समझाते तो वो उनसे लड़ने लगता। मैंने एक दिन अकेले में उससे बात करने की कोशिश की। लकी, क्या बात है? तू इतना बदला बदला सा क्यों है? उस दिन छत पर क्या हुआ था, मुझे सच सच बता। उसने मेरी तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसे मैं पहचान नहीं पाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी क्रूरता झलकी। फिर उसने मेरी कॉलर पकड़ ली और दीवार से सटाकर बोला, मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ था। आइंदा मुझसे इस बारे में पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मेरा दम घुटने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैं डर गया।
मैंने ऐसा लकी कभी नहीं देखा था। ये मेरा भाई नहीं था, ये कोई और था जिसने मेरे भाई के जिस्म पर कब्जा कर लिया था। मैंने हाथ जोड़े, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। उस दिन के बाद से मैंने उससे उस शाम के बारे में पूछना बंद कर दिया। पर मेरे दिल में एक बात घर कर गई थी। छत पर हुई उस खामोश मुलाकात ने लकी को हमसे छीन लिया था। वो साया जो सुनीता चाची के शरीर में था, उसने अपनी परछाई मेरे भाई पर भी डाल दी थी। वो फुसफुसाहट जो सिर्फ लकी ने सुनी थी, वो एक बुलावा नहीं बल्कि एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रहा था और हम सब बेबस होकर यह तमाशा देखने के लिए मजबूर थे। लकी के बदले हुए व्यवहार ने घर के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। जहां पहले हंसी ठहाके गूंजते थे, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और तनाव पसरा रहता था। मीना बुआ हर वक्त चिंतित रहती, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। फूफा जी भी गुमसुम रहते, जैसे उन्होंने अपने बेटे को खो दिया हो, जो जिस्मानी तौर पर तो उनके सामने था, पर उसकी रूह कहीं और भटक रही थी। लकी का गुस्सा और उसकी आक्रामकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब बात सिर्फ चिड़चिड़ेपन तक सीमित नहीं रही थी, वह घर में तोड़फोड़ करने लगा था। एक दिन बुआ ने उसे सुबह जल्दी उठने के लिए कहा तो उसने गुस्से में मेज पर रखा कांच का गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए और बुआ सहमी हुई उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे किसी को तकलीफ देकर उसे मजा आ रहा हो। मैंने और उसकी बहनों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम रही। वह हमें ऐसे देखता जैसे हम उसके दुश्मन हों। उसकी नजरों में हमारे लिए कोई प्यार या अपनापन नहीं बचा था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लकी ने घर से पैसे चुराने शुरू कर दिए। पहले छोटी मोटी रकम गायब होती, फिर धीरे धीरे बढ़ी। बुआ ने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया और उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया कि वो उसे बदनाम करना चाहती हैं। लेकिन एक शाम मैंने उसे खुद फूफा जी के कुर्ते की जेब से पैसे निकालते हुए देख लिया। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। हम दोनों में खूब हाथापाई हुई। वह मुझसे शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर हो गया था, जैसे उसके अंदर किसी और की ताकत आ गई हो। उसने मुझे धक्का दिया और घर से भाग गया। उस रात वो घर नहीं लौटा। हम सब पूरी रात परेशान रहे। उसे गांव में हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगली सुबह वह खुद ही घर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़ों से शराब की तेज बदबू आ रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। हमें समझते देर नहीं लगी कि वह गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों की संगत में पड़ गया है और उसने शराब पीना शुरू कर दिया है। यह बुआ और फूफा जी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उनका इकलौता बेटा, जिसे उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला था, अब शराबी और चोर बन गया था। बुआ तो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। उस दिन घर में जो मातम पसरा, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन उस साए का कहर अभी थमने वाला नहीं था। उसने तो जैसे हमारे परिवार को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। कुछ दिनों बाद एक दोपहर को लकी का बुआ से किसी बात पर भयंकर झगड़ा हुआ। वजह बहुत छोटी सी थी। बुआ ने उसे शराब पीने के लिए डांटा था, पर लकी ऐसे भड़का जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगा जो कोई बेटा अपनी मां से कभी नहीं कह सकता। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसकी आवाज भी बदल गई थी। वह भारी और कर्कश हो गई थी, जैसे कोई और उसके गले से बोल रहा हो। वह चिल्लाया, तुम सब मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं जो चाहे करूंगा, रोक सको तो रोक लो। ये कहते कहते वह पागलों की तरह घर से बाहर भागा और सीधा छत की तरफ दौड़ गया। उसके पीछे पीछे मैं और फूफा जी भी भागे। हमारे दिल में एक भयानक आशंका घर कर गई थी। जब हम छत पर पहुंचे तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। लकी छत की मुंडेर पर खड़ा था, जहां से नीचे आंगन का गहरा फासला था। वह अपने दोनों हाथ फैलाए ऐसे खड़ा था जैसे उड़ने की तैयारी कर रहा हो। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। फूफा जी की चीख निकल गई, लकी बेटा नीचे उतर आ, ये क्या पागलपन है? लकी हंसा, वही भयानक हंसी जो मैंने सुनीता चाची के चेहरे पर देखी थी। बोला, पागलपन नहीं, ये आजादी है। मैं जा रहा हूं, वो मेरा इंतजार कर रही है। कौन इंतजार कर रही है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वही लाल साड़ी वाली, उसने मुंडेर से नीचे झांकते हुए कहा। हम समझ गए कि वो किसकी बात कर रहा है। फूफा जी रोते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। बेटा मेरी बात मान ले, नीचे आ जा।
तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह चीखा। मुझे बस इस कैद से निकलना है। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते या उस तक पहुंच पाते, उसने मुंडेर से छलांग लगा दी। हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। हम बदहवास होकर नीचे की तरफ भागे, लेकिन शायद भगवान को उस पर थोड़ी रहमत आ गई थी। आंगन के उस कोने में जहां वह गिरा, गांव वालों ने धान की कटाई के बाद सूखी पराली का एक बड़ा सा ढेर लगा रखा था। वह सीधा उसी ढेर पर गिरा था, जिससे उसे जानलेवा चोटें नहीं आई। उसकी एक टांग जरूर टूट गई थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। हम उसे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन इस घटना ने हमें अंदर तक तोड़ दिया था। अब यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि लकी के ऊपर किसी बहुत बुरी शक्ति का कब्जा है, जो उसे मारना चाहती है। अब मेरा सारा शक, सारी दलीलें हवा हो चुकी थी। मैं अब पूरी तरह से मानता था कि लकी पर सुनीता चाची वाली आत्मा का साया है। मैं घर में अजीबोगरीब चीजें महसूस करने लगा था। रात को लकी के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती, जबकि वह सो रहा होता था। कभी कभी कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता और एक असहनीय ठंडक महसूस होती। मुझे कई बार ऐसा भी लगा जैसे कोई परछाई कमरे से गुजरी हो। मैंने अपनी ये सारी बातें और डर बुआ से साझा किए। वो तो पहले से ही यह सब मानती थी। हम दोनों रो पड़े। बुआ ने रोते रोते कहा, मुझे पता था अंकित, जिस दिन उस औरत ने मेरे बेटे से बात की थी, मैं समझ गई थी कि कोई अनहोनी होने वाली है। वो डायन मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। टांग टूटने के बाद लकी कुछ हफ्तों के लिए बिस्तर पर था। वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसका घर से बाहर जाना और शराब पीना बंद हो गया था। लेकिन घर के अंदर उसकी अजीब हरकतें और बढ़ गई थी। एक रात करीब 2 बजे होंगे, मेरी नींद खुली। मुझे लकी के कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। मुझे लगा शायद उसकी टांग में दर्द हो रहा होगा। मैं पानी का गिलास लेकर उसके कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और छन्न की आवाज के साथ टूट गया। लकी अपने बिस्तर पर नहीं था। वह बैसाखी के सहारे कमरे के कोने में रखे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और उसने अपनी बड़ी बहन की एक पुरानी लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, जो उस पर बहुत अजीब और भद्दी लग रही थी। वह अपनी मां के श्रृंगार के डिब्बे से सिंदूर निकालकर अपनी मां में भर रहा था और होठों पर लाल लिपस्टिक लगा रहा था। आईने में खुद को देखकर वह अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल किसी औरत की तरह। कांच के टूटने की आवाज से वह चौंका और उसने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में जो वहशत थी, उसके चेहरे पर जो औरत जैसे हाव भाव थे और उसके होठों पर वो ग्रोटेस्क मुस्कान, वो मंजर इतना खौफनाक था कि मेरी चीख निकल गई। यह मेरा भाई नहीं था, यह वो शैतान था जो मेरे भाई के जिस्म में बैठकर यह घिनौना खेल खेल रहा था। उस रात मैं समझ गया था कि हम किसी मामूली भूत प्रेत से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही भयानक और शक्तिशाली बला से लड़ रहे थे। उस रात की खौफनाक घटना के बाद हमारे परिवार की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अब यह कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था कि लकी के जिस्म पर किसी और का कब्जा है। घर का हर सदस्य एक अनजाने डर के साए में जी रहा था। हमने लकी को जंजीरों से तो नहीं बांधा, लेकिन उस पर 24 घंटे नजर रखनी शुरू कर दी। कोई ना कोई हमेशा उसके पास रहता था। परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था। फूफा जी ने गांव के बड़े बूढ़ों से सलाह मशविरा किया। सबने एक ही राय दी, यह डॉक्टरों का नहीं, ओझा गुणी का काम है। बस फिर क्या था, झाड़ फूंक का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने हमारी बची खुची शांति को भी नष्ट कर दिया। आसपास के गांवों से, कस्बों से न जाने कितने तांत्रिक, ओझा और बाबा हमारे घर आए। कोई नींबू काटता, कोई राख फूंकता, तो कोई मोरपंख से झाड़ा लगाता। हर कोई दावा करता कि वो इस आत्मा को भगा देगा, लेकिन नतीजा सिफर रहता। जब भी कोई ओझा मंत्र पढ़ना शुरू करता, लकी का रूप और भयानक हो जाता। वह उन पर गुर्राता, जानवरों जैसी आवाजें निकालता और ऐसी गंदी गालियां देता जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सीखी थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। कई बार तो उसने 2-3 लोगों को एक साथ उठाकर फेंक दिया। कुछ ओझा तो उसकी ये हालत देखकर ही डर कर भाग खड़े हुए। एक तांत्रिक ने तो यहां तक कह दिया कि इसके अंदर जो है वो कोई मामूली भूत नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली चुड़ैल है, जिसे काबू करना उसके बस की बात नहीं।
ये सब देखकर हमारी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। घर का सारा पैसा और जेवर इस झाड़ फूंक में बर्बाद हो रहा था, लेकिन लकी की हालत बिगड़ने के सिवा कुछ नहीं हो रहा था। इसी उथल पुथल और भयानक माहौल के बीच लकी की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आ गईं। एक पल के लिए तो हमने सोचा कि वो परीक्षा कैसे देगा, लेकिन फिर लगा कि शायद स्कूल जाने से, दोस्तों से मिलने से उसका ध्यान बंटे और कुछ सुधार हो। परीक्षा के वो दिन हमारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। मैं रोज उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर परीक्षा केंद्र तक छोड़ने और लेने जाता था। उन दिनों वह अजीब तरह से शांत रहता था, जैसे एक तूफान से पहले की शांति हो। वह किसी से बात नहीं करता, बस खाली नजरों से सबको देखता रहता। मुझे उसके साथ अकेले जाते हुए भी डर लगता था। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं अपने भाई के साथ नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश के साथ सफर कर रहा हूं, जिसके अंदर बैठा शैतान ना जाने कब जाग जाए। खैर, जैसे तैसे परीक्षाएं खत्म हो गईं। आखिरी परीक्षा वाले दिन जब हम घर लौटे तो लकी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ये वो शांति नहीं थी जो परीक्षा खत्म होने की खुशी में होती है। ये एक बहुत ही अप्राकृतिक और डरावनी शांति थी। उसने घर आकर बुआ के पैर छुए, जो उसने महीनों से नहीं किया था। बुआ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका बेटा शायद ठीक हो रहा है। लकी ने कहा, मां, मैं बहुत थक गया हूं, नहाने जा रहा हूं, फिर आराम से सोऊंगा। उसकी आवाज में जो सुकून था वो भी बनावटी लग रहा था। फिर भी हम सब ने एक उम्मीद की सांस ली। शायद सच में सब ठीक हो रहा था। वह बाथरूम में चला गया। आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा। जब वह 1.5 घंटे तक बाहर नहीं आया तो बुआ को चिंता होने लगी। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। लकी, बेटा ठीक तो है? इतनी देर क्यों लगा रहा है? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बुआ ने फिर दरवाजा पीटा, इस बार जोर से। लकी, दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं। अब हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। फूफा जी और मैंने भी दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हम सब चिल्ला रहे थे, लकी, लकी, लेकिन अंदर मौत जैसी खामोशी थी। अब हमसे और इंतजार नहीं हुआ। फूफा जी और मैंने मिलकर दरवाजे पर जोर जोर से कंधे मारने शुरू कर दिए। गांव के 2-4 लोग भी आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। आखिरकार कई जोरदार प्रहारों के बाद दरवाजा चरमराता हुआ टूट गया। अंदर का दृश्य देखकर हम सबकी आत्मा कांप गई। हमारी दुनिया उसी एक पल में उजड़ गई। बाथरूम के फर्श पर लकी बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और छत को घूर रही थीं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, लेकिन सबसे भयानक चीज कुछ और थी। उसकी सफेद कमीज छाती के पास से फटी हुई थी और उसकी छाती पर किसी ने गहरे लाल रंग से एक अजीब सा निशान बनाया हुआ था, जैसे कोई तांत्रिक चिन्ह हो। वो रंग इतना ताजा था जैसे अभी अभी लगाया गया हो, और बाथरूम की सफेद टाइलों वाली दीवार पर उसी लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अब यह मेरा है। बुआ की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। फूफा जी पत्थर की मूर्ति बन गए। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मैं बस अपने भाई के उस बेजान शरीर को, उसकी खुली आंखों को और उसकी छाती पर बने उस शैतानी निशान को देखता रहा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। घर में कोहराम मच गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई। उन्होंने लाश को देखा, दीवार पर लिखी इबारत को देखा। उन्होंने इसे एक जटिल आत्महत्या का मामला करार दिया। शायद किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में लड़के ने अपनी जान ले ली। वो क्या जानते थे कि यह आत्महत्या नहीं, एक क्रूर हत्या थी। एक ऐसी आत्मा द्वारा की गई हत्या जिसका कोई नाम निशान नहीं था, कोई सबूत नहीं था। लकी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब उसकी चिता को आग दी गई तो ऐसा लगा जैसे हमारा पूरा परिवार, हमारी सारी खुशियां, हमारी सारी उम्मीदें भी उसी आग में जलकर राख हो रही हैं। उस दिन के बाद मीना बुआ चुप हो गई। वो ना रोती थी, ना किसी से बात करती थी, बस एक तक अपने बेटे की तस्वीर को देखती रहती थी। उनका रोना शायद उनके आंसुओं के साथ ही सूख गया था। मैं भी गहरे सदमे और अपराध बोध में डूब गया था। काश मैंने उसे उस शाम छत पर जाने से रोक लिया होता। काश मैंने बुआ को उसी दिन सब कुछ सच सच बता दिया होता। ये काश मेरे दिमाग में किसी दीमक की तरह मुझे खाए जा रहे थे। लकी की मौत के कुछ हफ्ते बाद बुआ के व्यवहार में एक और बदलाव आया। उनकी वो खामोशी अब टूटने लगी थी, लेकिन उसकी जगह जो चीज ले रही थी वो और भी ज्यादा डरावनी थी। उनकी आंखों में अब दुहक की जगह एक भयानक आग जलने लगी थी। एक ऐसी आग जिसमें बदला लेने की ज्वाला धधक रही थी।
एक रात मैंने उन्हें लकी के कमरे में उसकी तस्वीर के सामने बैठकर कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वो रो नहीं रही थी, बल्कि कसम खा रही थी, कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कह रही थी, जिसने भी मेरे बेटे को मुझसे छीना है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरे घर का चिराग बुझाया है, मैं तेरी दुनिया में आग लगा दूंगी। मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी और तुझे वो मौत दूंगी कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। उनकी आंखों में जो नफरत और जुनून था, उसे देखकर मैं डर गया। मैं समझ गया था कि मेरे भाई की मौत इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक और उससे भी कहीं ज्यादा भयानक अध्याय की शुरुआत थी। एक मां के बदले की कहानी जो उसे अच्छाई के रास्ते से हटाकर उसी अंधेरी दुनिया में ले जाने वाली थी जिसने उसके बेटे की जान ली थी। लकी की मौत ने हमारे घर को एक जिंदा मकबरे में तब्दील कर दिया था। फूफा जी और बहनें अपने दुख में डूबे रहते थे, लेकिन मीना बुआ का दुख एक खतरनाक रूप ले चुका था। उनकी खामोशी एक भयावह संकल्प में बदल गई थी। अब वो दुख से टूटी एक मां नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग में जलती एक औरत थी जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मैं छुट्टियां खत्म होने के बावजूद वापस शहर नहीं लौटा। मुझे बुआ की चिंता खाई जा रही थी। मैं उन्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने महसूस किया कि उनके आसपास एक अजीब सा नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन गया है। उन्होंने खुद को ज्यादातर अपने कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उनका कमरा, जो पहले पूजा पाठ की सुगंध से महकता था, अब वहां से अजीब सी चीजों के जलने की गंध आने लगी थी, जैसे सूखे पत्ते, बाल और किसी अनजान जड़ी बूटी के जलने की गंध। एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो मुझे शक हुआ और मैं हिम्मत करके उनके कमरे में गया। अंदर का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के एक कोने में उन्होंने एक छोटा सा काला कपड़ा बिछा रखा था। उस पर एक गुड़िया रखी हुई थी जिसके ऊपर लाल सिंदूर से एक चेहरा बनाया गया था और उसमें कई जगह सुइयां चुभोई हुई थी। उसके आसपास कुछ नींबू पड़े थे जिनमें लौंग घड़ी हुई थी, थोड़ी सी राख और कुछ ऐसी किताबें रखी थीं जिनके कवर पर भयानक तंत्र मंत्र के चित्र बने हुए थे। मैं समझ गया, बुआ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा ले रही थी। वो उसी शैतानी रास्ते पर चल पड़ी थी जिसने उनके बेटे की जान ली थी। शाम को जब वो घर लौटी तो मैंने उनसे इस बारे में बात की। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, बुआ ये आप क्या कर रही हैं? ये रास्ता गलत है। ये आपको और हमें सबको बर्बाद कर देगा। हम लकी को वापस नहीं ला सकते। मेरी बात सुनकर वो मुझ पर ऐसे चिल्लाईं जैसे मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक पागलपन का जुनून था। बोली, तुझे कुछ नहीं पता, चुप रह तू। मैं अपने बेटे के कातिल को सजा देकर रहूंगी। जिस आग में मेरा बेटा जला है, उसी आग में उस डायन को भी जलना होगा, और इसके लिए मुझे अगर खुद शैतान बनना पड़े तो मैं बनूंगी। उनकी दृढ़ता के आगे मेरी एक न चली। उस दिन के बाद हमारे घर में रातों का मंजर और भी खौफनाक हो गया। अक्सर आधी रात को मेरी नींद बुआ के कमरे से आती अजीब मंत्रों की आवाज से खुल जाती। वो संस्कृत के श्लोक नहीं होते थे, वो कोई और ही भाषा थी जिसे सुनकर आत्मा तक कांप जाती थी। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वो किसी को बुला रही हैं, किसी अंधेरी दुनिया की शक्तियों को न्योता दे रही हैं। घर में पैरानॉर्मल गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। कभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप नीचे गिर जाते, कभी छत पर किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज आती, कभी कभी मुझे लकी की आवाज सुनाई देती जैसे वो दर्द में मुझे पुकार रहा हो। यह सब इतना डरावना था कि रात को सोना मुश्किल हो गया था। बुआ की बहनें जो शादीशुदा थीं, वो भी अपने पति और बच्चों के साथ मायके का हालचाल लेने आती, लेकिन घर के इस भयानक माहौल को देखकर एक दो दिन से ज्यादा रुक नहीं पाती थी। बुआ के काले जादू का असर उल्टा होने लगा था। वो जिस आत्मा को काबू करना चाहती थी, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और गुस्सैल होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे बुआ के ये टोने टोटके उस आत्मा के लिए घी का काम कर रहे हों, उसकी आग को और भड़का रहे हों। इसका सबसे पहला और भयानक असर फूफा जी पर हुआ। वो एक हंसते खेलते इंसान थे, लेकिन बेटे की मौत के बाद से वो चुप रहने लगे थे। अब उनकी हालत और बिगड़ने लगी। वो हर वक्त थके थके और बीमार रहने लगे। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था। वो अक्सर रात को नींद से डरकर उठ जाते और चिल्लाने लगते। जब हम उनसे पूछते कि क्या हुआ, तो वो कांपती आवाज में बताते कि उन्होंने सपने में एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा जो उनका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। वो कहते थे कि उस औरत का चेहरा नहीं था, बस अंधेरा था, और वो हंस रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लकी अपनी मौत से पहले हंसता था। देखते ही देखते फूफा जी बिस्तर से लग गए।
डॉक्टर उनकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते, लेकिन उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, जैसे कोई अंदर ही अंदर उनकी सारी ऊर्जा को चूस रहा हो। हम सब समझ रहे थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन बुआ कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती, यह सब उसी डायन का किया धरा है। वो मेरे पति को भी मुझसे छीनना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और यह कहकर वो अपने कमरे में बंद होकर अपने भयानक अनुष्ठानों में और ज्यादा डूब जाती। हद तो तब हो गई जब लकी की एक बड़ी बहन पूजा दीदी अपने पति जीजा जी के साथ हमें देखने के लिए आई। वो 2-4 दिन रुकने के इरादे से आए थे। पहली ही रात जीजा जी को भी वही भयानक सपना आया जो फूफा जी को आता था। एक लाल साड़ी वाली औरत उनका गला घोंट रही है। वो सुबह उठे तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था और वो बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। अगली रात उनके साथ और भी बुरा हुआ। वो नींद में चीखते हुए उठे। जब हम सब उनके कमरे में पहुंचे तो वो बिस्तर पर बैठे हाँफ रहे थे और उनकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने सच में पूरी ताकत से उनका गला दबाया हो। यह देखकर पूजा दीदी के होश उड़ गए। वो बुरी तरह डर गईं। जीजा जी भी इतने खौफ में थे कि वो एक पल भी उस घर में रुकने को तैयार नहीं हुए। उसी सुबह वो लोग अपना सारा सामान बांधकर वहां से चले गए। अब यह बात शीशे की तरह साफ थी। मीना बुआ का बदला लेने का जुनून उल्टा पड़ चुका था। वो आत्मा अब सिर्फ लकी तक सीमित नहीं रही थी। उसने हमारे पूरे परिवार को अपना निशाना बना लिया था। वो एक एक करके परिवार के सभी मर्दों को खत्म करना चाहती थी। पहले लकी, फिर फूफा जी और अब जीजा जी। घर अब वाकई एक नर्क बन चुका था। एक तरफ बिस्तर पर मौत से लड़ते फूफा जी, दूसरी तरफ काले जादू के जुनून में अंधी हो चुकी बुआ, और हम सब एक अदृश्य सर्वशक्तिमान दुश्मन के रहमो करम पर जी रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है, और हम जितना बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही अंधेरे में धंसते जा रहे हैं। घर की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। फूफा जी की दशा दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था और वो ज्यादातर बेहोशी की हालत में रहते। जीजा जी के साथ हुई घटना के बाद बाकी बहनों ने भी मायके आना जाना लगभग बंद कर दिया था। उन्हें अपने पतियों की जान का डर सताने लगा था। मीना बुआ अब भी अपने तंत्र मंत्र में लगी हुई थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर भी एक हताशा और डर दिखने लगा था। शायद वो भी समझ गई थी कि उन्होंने जिस आग को बुलावा दिया है वो अब उनके काबू से बाहर हो चुकी है। मैं, पूजा दीदी और गांव के कुछ समझदार बुजुर्ग इस विनाश को और नहीं देख सकते थे। हमें कुछ तो करना ही था। तभी गांव के सरपंच, जो फूफा जी के पुराने दोस्त थे, उन्होंने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने बताया, यहां से करीबन 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में एक बहुत ही सिद्ध पुजारी रहते हैं। लोग उन्हें पहाड़ी बाबा कहते हैं। वो दुनियादारी से दूर रहते हैं और जल्दी किसी से मिलते नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो ऐसी अलौकिक शक्तियों के झाता हैं और केवल तभी किसी की मदद करते हैं जब मामला जिंदगी और मौत का हो। यह हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। हमने तय किया कि हम फूफा जी को लेकर पहाड़ी बाबा के पास जाएंगे। बुआ ने पहले तो बहुत आनाकानी की। उन्हें अपने काले जादू पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन जब पूजा दीदी ने रोते रोते उन्हें लकी की कसम दी, तब जाकर वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुई। अगली सुबह हम एक किराए की जीप में फूफा जी को लिटाकर उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। फूफा जी की हालत बहुत नाजुक थी, उन्हें होश भी नहीं था। हमारे साथ सरपंच जी और 2 और बुजुर्ग भी थे। पहाड़ियों का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और सुनसान था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, हवा ठंडी और साफ होती जा रही थी। करीबन 3 घंटे के सफर के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सड़क खत्म हो जाती थी। सरपंच जी ने बताया कि यहां से बाबा का आश्रम करीबन 2 किलोमीटर पैदल है। फूफा जी को एक चारपाई पर लिटाकर हम चारों ने कंधा दिया और उस संकरे पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। वो 2 किलोमीटर का रास्ता हमें 20 किलोमीटर जैसा लगा। आखिरकार हम एक छोटी सी गुफा के सामने पहुंचे, जिसके बाहर एक छोटा सा समतल आंगन था। वहां धूनी जल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी, जो हमारे गांव के भयानक माहौल से बिल्कुल उलट थी। वहीं एक पत्थर पर एक तेजस्वी साधु बैठे थे, जिनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लंबी सफेद दाढ़ी, जटाधारी बाल, माथे पर भस्म और आंखों में एक अद्भुत तेज, वही पहाड़ी बाबा थे। उन्होंने हमें देखते ही हाथ के इशारे से रुकने को कहा। हम जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। करीबन 5 मिनट तक वो ध्यान में रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी नजरें सीधी उस चारपाई पर पड़ी जिस पर फूफा जी लेटे थे।
उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, इसे अंदर ले आओ और तुम सब बाहर ही रुको। हम फूफा जी को उठाकर गुफा के अंदर ले गए। अंदर बहुत सादगी थी, बस कुछ मिट्टी के बर्तन और एक हवन कुंड था। बाबा ने हमें बाहर जाने का इशारा किया और गुफा का पर्दा गिरा दिया। हम सब बाहर आंगन में बैठकर बेचैनी से इंतजार करने लगे। करीबन आधे घंटे बाद बाबा गुफा से बाहर आए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने हम सब पर एक नजर डाली और फिर मीना बुआ की तरफ देखकर बोले, एक मां का दुहक मैं समझ सकता हूं, लेकिन दुहक में बुद्धि का नाश करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है देवी। तुमने बदला लेने की अग्नि में अपने ही घर को श्मशान बनाने का रास्ता खोल दिया है। बुआ कांपने लगी। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारे बेटे को एक साधारण प्रेत ने नहीं मारा था, वो एक उतारा था जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा को बांध कर फेंका गया था। वो कोई चुड़ैल या डायन है जिसे सदियों पहले किसी बड़े तांत्रिक ने वश में किया था और उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था। आज वो आजाद है और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसका मुख्य उद्देश्य मर्दों का खून पीना और उनके वंश को खत्म करना है। यह सुनकर हम सबके होश उड़ गए। बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जब तुम्हारे भाई ने उस छत पर उससे नजरें मिलाई तो उसने अनजाने में ही उसे अपने घर आने का न्योता दे दिया। उस आत्मा ने उसे चुना क्योंकि वो अपने खानदान का इकलौता वारिस था, एक शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत। उसे मारकर उस आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ गई। फिर वो बुआ की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी। और तुमने देवी, तुमने अपने काले जादू और टोने टोटकों से उसे चुनौती दी, उसे गुस्सा दिलाया। वो तो बस तुम्हारे बेटे को लेकर चली गई थी, लेकिन तुम्हारी मूर्खता ने उसे तुम्हारे पूरे परिवार का दुश्मन बना दिया। अब उसने तुम्हारे पति और तुम्हारे दामाद को भी अपनी मौत की सूची में शामिल कर लिया है। यह सुनकर पूजा दीदी जोर जोर से रोने लगी। बुआ पत्थर की मूर्ति बन गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। सरपंच जी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, तो क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? पहाड़ी बाबा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली और जो कहा वो एक भविष्यवाणी थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमारे आने वाले कल का फैसला करने वाली थी। उन्होंने कहा, उपाय है लेकिन बहुत कठिन और प्राणघातक। उस आत्मा ने तुम्हारे परिवार को अपना नया निशाना बना लिया है। वो तुम्हारे पति और दामाद दोनों को अगली होली जलने से पहले इस दुनिया से उठा लेगी। अगली होली, ये शब्द हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। होली में अब बस कुछ ही महीने बाकी थे। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पति की किस्मत से जुड़ी हुई है, इसलिए तुम बची हुई हो, लेकिन बाकी मर्दों को वो नहीं छोड़ेगी। अगर उसे रोकना है तो तुम्हें अकेले लड़ना काफी नहीं होगा। इस लड़ाई में तुम्हें उन लोगों का साथ भी चाहिए होगा जो इस श्राप के पहले शिकार थे। हम समझ नहीं पाए। बाबा ने साफ किया, तुम्हें सुनीता और उसके परिवार का साथ चाहिए होगा। वो आत्मा अब दोनों परिवारों से जुड़ चुकी है। वो सुनीता के जिस्म को अपना घर बनाए हुए है और तुम्हारे परिवार के मर्दों का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। तुम दोनों परिवार मिलकर ही उसे चुनौती दे सकते हो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ी बाबा की भविष्यवाणी एक फरमान थी। एक तरफ मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और दूसरी तरफ हमें एक ऐसे परिवार से मदद मांगनी थी जिसे हम अब तक अपने सारे दुखों का कारण समझते आए थे। यह एक असंभव सा लगने वाला काम था, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं बचा था। पहाड़ी बाबा की भविष्यवाणी हमारे लिए एक साथ उम्मीद और निराशा का पैगाम लाई थी। एक तरफ हमें एक रास्ता नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ उस रास्ते पर चलना कांटों पर चलने जैसा था। सुनीता और उसके परिवार से मदद मांगना, जिनके घर की तरफ देखने से भी हमें डर लगता था, यह सोचना भी नामुमकिन लग रहा था। हम फूफा जी को लेकर गांव वापस लौट आए। बाबा ने कोई भस्म या ताबीज नहीं दिया था, बस कुछ मंत्र बताए थे जिनका जाप हमें घर में लगातार करना था। उन्होंने कहा था कि यह मंत्र उस आत्मा को खत्म नहीं कर सकते, पर कुछ समय के लिए उसकी शक्ति को घर में बढ़ने से रोक सकते हैं। गांव लौटकर हमने सबसे पहले एक बैठक की। मैं, बुआ, पूजा दीदी, सरपंच जी और गांव के कुछ और समझदार लोग। फूफा जी अब भी बेहोशी की हालत में थे। मैंने और सरपंच जी ने सबको बाबा की कही एक एक बात बताई। सब सुनकर एक गहरा सन्नाटा छा गया। मीना बुआ, जो अब तक अपने ही जुनून में थीं, पहली बार टूटी हुई और हारी हुई नजर आ रही थी। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने रोते रोते कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है।
मैंने ही अपने पति को मौत के मुंह में धकेल दिया। सरपंच जी ने उन्हें हिम्मत बंधाई। अब रोने और पछताने का वक्त नहीं है मीना। जो बाबा ने कहा है हमें वो करना होगा। हमारे पास होली तक का ही समय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था, सुनीता के परिवार को कैसे मनाया जाए। वो लोग तो पहले ही अपनी बेटी की हालत की वजह से गांव वालों से कटे कटे रहते थे। उन्हें लगता था कि गांव वालों की बुरी नजर की वजह से उनकी बेटी की यह हालत हुई है, और अब हम जिनके बेटे की मौत का अप्रत्यक्ष कारण भी सुनीता ही थी, उनसे मदद मांगने कैसे जाते। यह जिम्मेदारी मुझे और सरपंच जी को सौंपी गई। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और दांव पर 2 और जिंदगियां लगी थीं। अगली शाम सूरज ढलने के वक्त मैं और सरपंच जी ने हिम्मत जुटाई और सुनीता के घर की तरफ चल पड़े। उस गली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और नकारात्मक ऊर्जा ने हमें घेर लिया। हवा में एक दबी हुई सड़ांध की गंध थी। उनका घर बाहर से ही वीरान और मनहूस लग रहा था। हमने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक थके हुए और टूटे हुए आदमी ने दरवाजा खोला। वो सुनीता के पति रमेश चाचा थे। उनकी आंखों में हमें देखते ही एक गुस्सा और नफरत भर गई। क्या चाहिए? उन्होंने रूखी आवाज में पूछा। सरपंच जी ने बात शुरू की। रमेश भाई, हम जानते हैं कि तुम बहुत तकलीफ में हो। हम तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। कोई बात नहीं करनी मुझे, रमेश चाचा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हुए कहा। तुम सबने मिलकर मेरी घरवाली को पागल करार दे दिया है। दूर रहो हम लोगों से। मैंने फौरन दरवाजे के बीच में अपना पैर अड़ा दिया और विनती करते हुए बोला, चाचा प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। ये सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। जो आत्मा सुनीता चाची के अंदर है, उसने मेरे भाई को मार दिया है और अब वो मेरे फूफा जी और जीजा जी के पीछे पड़ी है। मेरी बात सुनकर रमेश चाचा एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों का गुस्सा कम हुआ और उसकी जगह एक जानी पहचानी बेबसी ने ले ली। शायद उन्होंने हमारे दर्द में अपना दर्द देखा। उन्होंने हमें अंदर आने दिया। घर के अंदर का माहौल और भी दमघोंटू था। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था और एक अजीब सी खामोशी थी। अंदर के कमरे से सुनीता चाची के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। हम आंगन में एक टूटी हुई चारपाई पर बैठ गए। रमेश चाचा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी हंसती खेलती जिंदगी नर्क बन गई है। सुनीता ना किसी को पहचानती है, ना ठीक से खाती पीती है, बस दिन रात उस आत्मा के वश में रहती है। वो भी उसे कई ओझाओं के पास ले गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। वो भी अब हार मान चुके थे। तब मैंने और सरपंच जी ने उन्हें पहाड़ी बाबा की सारी बातें बताईं। आत्मा की असलियत, उसका मकसद और होली तक की वो भयानक भविष्यवाणी। हमने उन्हें बताया कि कैसे हमारे दोनों परिवारों का भविष्य अब एक दूसरे से जुड़ गया है। रमेश चाचा सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर भावों का एक सैलाब उमड़ रहा था। अविश्वास, डर, गुस्सा और थोड़ी सी उम्मीद। जब हमने अपनी बात खत्म की तो वो कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? क्या पता ये भी तुम्हारी कोई चाल हो। ये कोई चाल नहीं है रमेश भाई, सरपंच जी ने कहा। तुम खुद देख रहे हो कि मेरे दोस्त की क्या हालत है। हमारे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा खुला और सुनीता चाची बाहर निकली। उन्होंने वही लाल साड़ी पहन रखी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम लाल थीं। उन्होंने हमें देखा और एक भयानक मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। फिर उन्होंने अपनी आवाज में नहीं बल्कि एक भारी मर्दाना और खौफनाक आवाज में कहा, आ गए तुम लोग। मौत के कुएं में तुम्हारा स्वागत है। तुम सब मरोगे एक एक करके। होली की आग में तुम सबके वंश की आहुति दी जाएगी। हाँ हाँ हाँ। उनकी वो भयानक हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। हम सब डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। रमेश चाचा का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। ये उस आत्मा का सीधा संदेश था। उसने खुद ही हमारी बात की पुष्टि कर दी थी। सुनीता चाची हंसते हंसते वापस अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर हम सब पसीने में तरबतर थे। अब कुछ भी कहने या सुनने को नहीं बचा था। सच्चाई हमारे सामने सबसे भयानक रूप में खड़ी थी। रमेश चाचा ने कांपते हुए हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमारी तरफ देखा। उनकी नजरों में अब कोई शक नहीं था, सिर्फ डर था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमें देखते रहे। उनका चेहरा एक अनकहे संघर्ष और भय का मुखौटा बना हुआ था। हम भी चुपचाप वहां से उठ गए। हम जानते थे कि फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं है। जब हम उनके घर से बाहर निकलकर अपनी गली की तरफ मुड़े तो मैंने आखिरी बार पलट कर देखा। रमेश चाचा अब भी दरवाजे पर खड़े
हमें ही देख रहे थे, एक ऐसे इंसान की तरह जो दोराहे पर खड़ा हो, जहां एक रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है और दूसरा शायद उससे भी बड़ी बर्बादी की तरफ। पहाड़ी बाबा ने हमें रास्ता दिखा दिया था। हमने उस रास्ते पर पहला कदम भी रख दिया था, लेकिन हमारी मंजिल अभी बहुत दूर थी। हमारे दोनों तबाह हो चुके परिवारों को मिलकर एक अपवित्र गठबंधन बनाना था, उस शैतानी ताकत से लड़ने के लिए। यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी लड़ाई होने वाली थी। होली नजदीक आ रही थी और उसके साथ ही नजदीक आ रही थी हमारे परिवार के मर्दों की मौत की तारीख। हमारे अस्तित्व की जंग अब शुरू हो चुकी थी और हम नहीं जानते थे कि इस जंग के खत्म होने पर अगली होली का सूरज देखने के लिए हम में से कोई जिंदा भी बचेगा या नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।